अगर मैं किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। मुझे ये नहीं पता था कि आईएएस आईपीएस आईआरएस में क्या डिफरेंस हो। यू मेक द एग्जाम समथिंग दैट इट इज नॉट। गिविंग मी एंजाइटी जो शायद आज तक है। करंट अफेयर्स हैड ऑलवेज बीन माय वीकेस्ट स्पॉट। लक्ष्मीकांत आपको 10 बार पढ़नी ही पड़ेगी। राजेंद्र नगर में कोई कैसे तैयारी कर सकता है। प्री में आपके 2 क्वेश्चन गलत मार्क हो गए या फिर यार आपका उस टाइम दिमाग नहीं चला और कट ऑफ से एक आधे नंबर से रह गए। मेहनत से यू गेट इन द लिस्ट बट लक से यू गेट द सर्विस। Aditya, welcome to the podcast, and also a big congratulations for a massive achievement. It's you got All India rank 70, and now you're in the IAS. I can see that you're a doctor. Begin by asking you your story. Where does it begin? What have been your struggles, and most importantly, why? Why have you struggled so hard and reached this stage? So it all began when I was in my grade 11th. So I wanted to join the army at that time. So but my elder sister was a doctor. Everybody around me suggested that I should, become a doctor as well. So I ultimately ended up joining the MBBS. So once I started off with it, I was still not satisfied with what I am doing. I wanted to, work and perform in a more dynamic sphere, a more broader sphere, because daily OPDs, emergencies, and 9 duties, 12 hours, 24 hours, it just wasn't of tea. So I was enjoying work, no doubt about it, but I wanted something more. So I started looking for alternatives. And one of the things that I came to realize during the COVID pandemic was that the exam which is known as UPSC. Before that, I didn't know about it. Oh, And really? Yeah, that actually makes two of us. I didn't know just 1 year before the exam. I knew about UPSC, but मुझे ये नहीं पता था कि आईएएस आईपीएस आईआरएस में क्या डिफरेंस होता है। मुझे नहीं पता था ये क्या है। और मुझे पता था ये एग्जाम होता है, एक आईएएस का एग्जाम होता है, बट हाँ ठीक है, आई नो। न्यूज़पेपर में रिजल्ट्स आते हैं तो फिर बिल्कुल। so somebody told me कि यार ये एग्जाम आप देख लो कि it is good also, you might also be able to use your medical sciences एग्जाम में। मैंने कहा अच्छा। So I decided कि चलो let's give it a shot. So अपना final year internship, so around 2 years I prepared for this exam along with my college, है ना। फिर internship में itself I gave my first attempt and got through. So उस मतलब the most difficult time was जब मैं अपने थर्ड ईयर के मिड से फाइनल ईयर में भी साथ साथ यूपीएससी भी कर रहा हूँ मैनेज एंड कॉलेज का भी कर रहा हूँ, बिकॉज एमबीबीएस का फाइनल ईयर थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। इंटर्नशिप में along with my duties whenever I get some time, 10 minutes, half an hour, 1 hour, so डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में ही बैठ के वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लिया। सो इट वाज ऑल अबाउट गिविंग मोर टाइम। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने एक साल में तैयारी कर ली। आई डिड इट ओवर स्पैन ऑफ 2 years, मे बी 2.15 years, बट स्टिल आई थिंक क्योंकि कॉलेज के साथ साथ था तो मैं उतना ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा था, बट अल्टीमेटली इट वर्कड आउट वेल। सो मेन रीज़न ये था जब कोविड पैंडेमिक में मेरी ड्यूटीज़ लग रही थी हॉस्पिटल में, so I saw that there was a growing connect between the administration and the medical fraternity, but at times they were just not matching up, है ना। बिकॉज कहीं से न्यूज़ आ रही है कि भाई इनको तो पता नहीं सैनिटाइजर्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, अच्छा ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा नहीं किया। सो दोनों तरफ से काफ़ी ऐसी ऐसी इश्यूज आते थे। तो फिर मेरे को था कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका थोड़ा सा मेडिकल बेंट ऑफ माइंड हो, सो उस टाइम पे इट वॉज अ वेरी पेरोकियल व्यू कि यार मैं भी उधर जाके देखता हूँ क्या पता बढ़िया हो जाए कुछ। और लेटर आई रियलाइज्ड कि काफ़ी चीज़ें तो हम लोग इजीली प्रिवेंट ही कर सकते हैं रादर देन क्यूरिंग इट, है ना। सो अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कोई पेशेंट सेट आ रहा है कि वहाँ पे एक पॉन्ड है जहाँ पे बहुत गंदा पानी है, उस वजह से वहाँ के पेशेंट्स आ रहे हैं, यार उसको साफ करवाओ, पेशेंट्स नहीं आएंगे। सो मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पोल्यूशन से लेके मतलब सैनिटेशन तक, जो अगर इंप्रूव कर जाए मेरे को लगता है 50% पेशेंट लोड कम हो सकता है। सो दिस वॉज वॉट एग्ड मी ऑन टू मूव टूवर्ड्स यूपीएससी, एंड लिटिल बाय लिटिल आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑल्सो, एंड अल्टीमेटली आई गॉट थ्रू and I got my home carder, so I am now enjoying the work also, and I am able to contribute also in a better sphere. Wonderful. But what you said something in the middle is very very interesting. मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं और पूरे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में हैं और कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट आई हैव सीन वर्चुअली, आई थिंक द नंबर ऑफ पीपल आई हैव सीन लाइक यू, आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स, जिन्होंने कॉलेज में तैयारी करके वेटिंग रूम में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर करा के पेपर निकाल दिया। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट मोर। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसे करा है आपने, और इसमें जो एक हिडन फैक्टर है वो भी मैं निकालना चाहूंगा। व्हाट इज द रोल ऑफ हाईक्यू, क्योंकि हर किसी से तो नहीं हो पाता है। अब डॉक्टर की ओपीडी की जो ड्यूटी है वो तो सभी की मोरल सेम ही होती है। अभी कांट प्रिडिक्ट कब कोई आ जाएगा पेशेंट लेके, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और माहौल सारा का सारा इट्स हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट, एटलीस्ट जितना मैंने देखा है। उसमें बैठ के लक्ष्मीकांत से पढ़ना कैन नॉट बी इजी। सो हाउ डिड दिस हैपन? सर सो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। वन तो आई वॉज वेरी श्योर, जैसे अगर मैं किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, ये मुझे बात हमेशा से मतलब पता थी।
सो अगर अब मेरे को पता है कि मेरे पास दिन में सिर्फ 6 घंटे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे 6 घंटे तो ज़्यादा बोल दिए, 4 घंटे हैं, अब मुझे पता है कि मेरे पास ये 4 घंटे है तो मैं इसमें मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा। आई हैव नो ऑप्शन। अगर मैं दिन में पूरा दिन फ्री बैठा हूँ और मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो भी मैं शायद 6 घंटे ही पढ़ पाऊंगा प्रॉपरली, है ना। बाकी टाइम मैं ऐसे ही वेस्ट कर दूंगा या धीरे धीरे कर दूंगा। एंड आइडियली तो अगर जो बंदा दिन के 6 से 7 घंटा भी पढ़ रहा है प्रॉपरली, उसका पेपर निकल जाएगा, मतलब ओवर अ स्पैन ऑफ ईयर में बी, 1.5 ईयर में बी। सो अगर मेरे को ये पता है कि मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं तो मैं वो 4 घंटे अच्छे से पढ़ूंगा। प्लस अगर मैं दूसरी चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे लगता था यार यूपीएससी की प्रिपरेशन ज़्यादा ईजी और मज़ेदार है। जब यूपीएससी का पढ़ने लगता था आई फेल्ट कि यार मेडिकल वाला ही ज़्यादा ईजी और मज़ेदार है। तो जब भी मैं स्विच करता था तो मैं एक नए बूस्ट के साथ पढ़ने बैठता था, एंड दैट रियली हेल्प मी। एंड ऑल्सो थोड़ा सा ये तो है ही है क्योंकि हमारा करिकुलम में मैं देखता था कि एक सब्जेक्ट है अगर एनाटमी, तो उसकी 4 बुक्स हैं, तो लक्ष्मीकांत तो उनमें से एक बुक के बराबर ही थी वैसे। सो इनिशियली तो मैंने जब उठाया तो मुझे लगा कि यार ये तो इट्स अ लिटिल, मतलब ठीक है ये पॉलिटी खत्म इसमें। बट ऑल दो लेटर ऑन जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे पता चला इट वाज नॉट दैट इजी। एक एक लाइन को 4 बार पढ़ के इंटरप्रेट करना पड़ता है। बट एनीवेज इनिशियली थोड़ा मैं इसलिए खुश था कि मे बी इट माइट बी अ लिटिल इजी। लेटर ऑन मुझे पता चल गया कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट तब तक हो गया था स्टार्ट कि कोई नहीं, इट इज़ फाइन। तो आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स थे, आई एम श्योर दे मस्ट हैव प्लेड इनटू इट। ये बहुत अच्छी, आई एडमायर द फैक्ट दैट यू मेंशन दैट यू थ्राइव इन हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स बिकॉज whenever we relay information or advice or this sort of a discourse, people like to transpose whatever has happened to you or me onto themselves, and that doesn't always work. Obviously, it's not as exactly replicable. Her personality different होती है. And what are the other factors you think in the personality that may have given you a strategic advantage that are not so replicable? Maybe you are a highly disciplined person. Maybe you are a person who has a very very good memory. होते हैं ऐसे लोग फोटोजेनिक वाले, और किसी के शक्ल पे नहीं लिखा होता कि उसकी फोटोजेनिक होगी, बट होते हैं और बहुत मैसिव फर्क पड़ जाता है, मैंने देखा है। दे रिक्वायर 40% 50% लेस टाइम देन टिपिकल पीपल। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए बिफोर अज्यूमिंग कि ये हमारे साथ भी हो जाए? सर फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑप्टिमिज्म, क्योंकि मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक था कि वन डे और अनदर आई विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। Maybe I might not get the desired cadre, maybe not the desired service, but I will be able to clear it if I'm giving it enough time. So एक one क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है? सर कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, अंडर कॉन्फिडेंस भी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। और ऑप्टिमिज्म है कि बस मेरे को पता है कि अभी मेरा मे बी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, बट ऑप्टिमिज्म है कि गिवन इनफ आवर्स आई विल बी एबल टू क्रैक इट। एंड जिस टाइम पे मेरे पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा उस टाइम पे पेपर भी निकल जाएगा। So you think it has a lot to do with mindset? A lot to do with mindset indeed। मतलब optimism is the one thing I have seen people who are like कि यार इतना सिलेबस है कैसे होगा, यार ये तो बुक खत्म होने पे ही नहीं आ रही है, यार मेरे से ये बुक खत्म ही नहीं हो रही, मैंने महीने में करनी थी 2 महीने हो गए। सो मतलब थिंग्स लाइक पेसिमिज्म इट रियली डाउन प्लेज इट। यू यू मेक द एग्जाम समथिंग दैट इट इज नॉट, है ना। एग्जाम इतना वो नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जाम, सामने एक क्वेश्चन है, सामने आंसर्स है, आप लिखो। एवरीबडी कीप, एंड सेकंड थिंग इज एवरीबडी कीप्स थिंकिंग अबाउट द कंपटीशन कि बिकॉज आई प्रिपेयर्ड इन चंडीगढ़ ओनली, आई डिडंट गो टू दिल्ली। सो चंडीगढ़ में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग इन माय ओन हॉस्पिटल ओनली, रीडिंग रूम वगैरह में, तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। सो आई वर्चुअली वाज इम्यून फ्रॉम द सो कॉल्ड कंपटीशन। सो कॉल्ड पीपल जो बोलेंगे नहीं ये बुक के साथ ये भी बुक पढ़ो या ये भी बुक पढ़ो, आई न्यू माई सोर्सेज, आई न्यू आई हैव टू रीड दीज 2 बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट, आई स्टक टू देम, एंड हेंस आई वाज एबल टू क्लियर इट मोर इजीली। आई फील प्रेशर भी कम Okay. था। Okay. So on one hand you want a high stress environment, on the other hand you would rather not be overwhelmed with the FOMO वाला जो होता है। मतलब मुझे नहीं आज तक समझ में आया कि राजेंद्र नगर में कोई कैसे तैयारी कर सकता है। आई माई सेल्फ वेंट देयर स्टार्टिंग में, मैं पूछता हाँ, मैं तो एडमिशन भी लिया और 3-4 महीने में गया, बैठा मैं क्लासेस में, मेरे को लाइक डिड नॉट हेल्प मी अ सिंगल बिट एक्सेप्ट फॉर गिविंग मी एंजाइटी, जो शायद आज तक है। बिल्कुल उससे कुछ नहीं हुआ, मुझे पीटीएसडी मिला मुझे वहाँ से। फिर वहाँ से मैं निकला और जब घर आके बैठा तो मेरी एक्चुअल तैयारी स्टार्ट हुई। बट देन आई डिडंट हैव दैट मेडिकल हॉर्स पावर टू बैक मी अप, so I had the issue of optimism and confidence both, because I was a bodybuilder and not ओके an MBBS guy or anybody with any academic pedigree whatsoever. I had declared कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है to my folks, and then I jumped into this. Anyway, coming to the things, some of the things you mentioned, ये जो stress था इसने obviously FOMO को eliminate कर दिया होगा और आपको it would have stopped you from going astray.
बिल्कुल। I didn't have to go on Google. You didn't have to go on नहीं, Google. go on Google and think about कि यार इसके अलावा और कौन से सोर्सेज करने चाहिए, या रीडिंग रैंडम कमेंट्स, रैंडम वीडियोस. ठीक है, तो इसमें हम एग्जैक्टली कैन वी delineate what all books or sources you consulted for each of the subjects, at least for GS, and what are the things that you would recommend doing, and eliminate everything else. So sir, basically we all know one standard book for each subject. We know polity, there is Lakshmikant. We know modern history, there is Spectrum. We know geography, there is GC Leong. We know ethics, there is Lexicon, and so on. मतलब जो ये standard books है, one per subject, ये हर एक toppers list में हर एक में मिल जाएंगी. Secondly, you can supplement it with NCRTs, और NCRT सिर्फ 11th 12th की. I only did 11th 12th NCRTs because I thought कि the older ones might be a bit more repetitive, plus I had very less time on my hands. So only 11th 12th NCRT really sufficed. And thirdly, any coaching, any notes that anybody is doing, they have a reliable mentor. They know that, okay, these notes are fine, just supplement them. These three things: NCRT, notes, and one standard book. And so the best thing would be if you are able to amalgamate them all together. Because sometimes it might not be possible that we might not make notes from Lakshmikant. But in some subjects, जैसे if I feel कि geography का ये climate वाला chapter है, I think I should make a separate note. तीनों को इकट्ठे क्लब करके वहाँ पे डाल दो. And if in mock test you're getting a question wrong about climate, just add that mistake also there. So one uniform amalgamated notes. So in fact, I did something different for my mains preparation. So I did not rush into some compilations that are available in the market, like full recap of a year type things. I won't name anything. But so what I did was I just took two PYQs per GS. I did not know मतलब what I should write or something, but I just started writing ऐसे ही कि randomly देखते हैं कैसा लिखता हूँ मैं. खुद से मैंने लिखा, ऑनलाइन आई चेक द मॉक आंसर्स PYQs के, टॉपर्स की कॉपी देखी उस जीएस की, अपना खुद से सेल्फ एग्जामिन किया एक बार. ठीक है, दो जीएस के एग्जाम्स मैंने एक हफ्ते में ऐसे खुद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में. वीकेंड में आई गेव 2 more जीएस एग्जाम्स ऑफ द सेम जीएस किसी इंस्टीट्यूट के, ऑनलाइन ही दे दिए, खुद ही दे दिए. अब मेरे पास हर जीएस के 4 हो गए सॉल्व. फिर उसके बाद ऐसे 1 वीक बाय वीक मैंने हर जीएस 4 एग्जाम्स लिखे. सो 1 मंथ में मैंने अपने टोटल हर एक पूरा जीएस कंप्लीट कर लिया, है ना. अब उसके बाद मैंने फाइनली एक, बस पेपर से 2 हफ्ते पहले एक प्रॉपर 1 2 3 4 2 दिन में लगातार एक प्रॉपर मेंस की तरह एग्जाम दिया. एंड देन 5 जीएस मेरे पास हो गए, मतलब हर एक जीएस के 5 एग्जाम्स. सो दैट 5 full length tests were given. for each GS. So I have now 100 questions which I have written by my own hand, which I have checked, which I have added material into, and which I have consulted toppers copies. So now 100 questions for each GS. I think this is enough. अब इसमें से ही घूम फिर के पेपर आएगा. I can just cherry pick points, and I can put them, because mains is an exam where if I'm prepared well beforehand, I know what I have to write. Then my time gets used less. फटाफट पेपर खत्म हो जाएगा. So that is the key यहाँ पे सर. ठीक बात है. और मैं देख रहा था कि मेंस में आपके ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 130. Wonderful. It's a very good score. What did you write on? Sir, I chose the easiest topics I could find, which I think maximum students wrote on. The ship is safe in the harbor, but that is not what the ship is for. And the time to repair the roof is when the sun is shining. So I used anecdotes in the beginning of both of those essays. And one extra thing that I used to do was that I used to write a 4 or 6 line poem at the end. So I don't know if that contributed or not, but I just used to write them a 6-line poem at the end of each essay. So initially मेरा anecdote जो था, जैसे थोड़ा सा मैं, जैसे एक डॉक्टर रवि कन्नन है, he is a Padmashri. So what he used to do was that he COVID time में भी he used to make makeshift boats जब floods आए थे असम में, and he used to treat his cancer patients going on a boat. And COVID time he was not even mandated to do so. He could just easily have relaxed back and just enjoy it. But he went because he felt a sort of responsibility. So the ship is safe in the harbor, but that is not what the ship is for, है ना. So ऐसे करके anecdote से start किया, उसी को link कर दिया end में, and ये first essay हो गया. बहुत सारे dimensions create कर लिए. So second essay थोड़ा मैंने current affair based कर लिया था, because I am from Punjab, Mohali. So मुझे पता था पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं. सो उसमें मैंने दिखा दिया कि एक फार्मर है जो कि बहुत कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान में फ्लड्स आ गए, परकोलेट करके हमारे पास आ जाएंगे. सो उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प सपोर्ट वगैरह ली, एंड उसने वहाँ पे ट्रीज का बैरियर क्रिएट कर दिया, है ना. फ्लड्स आएंगे भी तो ही इज ओके, उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी, एंड सो ऑन. सो द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. तो एक करंट अफेयर का एलिमेंट एक फिक्शनल फिगमेंट के साथ मिक्स कर दिया ताकि उनको लगे चलो करंट अफेयर्स भी पता है, और उसी को फिर कंक्लूजन लिंक कर दिया. And I can also see that your marks in GS2 were very good. तो quality बहुत अच्छी रही होगी. मैं ये नहीं कहूँगा कि इट वॉज माई स्ट्रॉन्ग होल्ड इफ एट ऑल, बट मतलब वाइल डूइंग द एग्जाम आई जस्ट फेल गुड
कि है जैसा आई जस्ट अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस एज इज इनफैक्ट मैं सोचूंगा कि मेरा GS1 मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता था देन माई GS2 बट इट टर्न्ड आउट टू बी द अदर वे other way. Yeah. And I think maybe the analytical bandwidth is more in polity because वो आपको कुछ ना कुछ तो कमेंट करने के लिए बोलते हैं एंड बहुत स्कोप होता है करंट के साथ लिंक करने का बट हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई स्कोप नहीं होता है शायद ज्यादा could be that is what I That could be हाँ क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में देयर माइट बी पीपल हु नो मोर देन मी बट GS2 में एनालिसिस है GS3 में भी इनफैक्ट काफ़ी एनालिटिकल कंपोनेंट है GS3 में इनफैक्ट आपका सॉरी I made that GS3 में आपको 120 एक्चुअली नहीं GS3 में 100 है GS2 में 150 है अच्छा नहीं वो GS2 पेपर 3 में आपका 120 है पेपर 3 is equal to GS2 okay and then you also have fairly good marks in ethics you got 119 which is good which I presume means that you were able to complete the paper अगर कोई कंप्लीट नहीं करता तो 30-40 मार्क्स तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं फिर वो डबल डिजिट में भी आते हैं मार्क्स तो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर एथिक्स एंड वेयर डिड यू स्टडी फ्रॉम डिड यू नीड टू डू एनीथिंग स्पेशल फॉर केस स्टडीज सो सर जब सबसे पहले ख़त्म कैसे हुआ टाइम से व्हेन आई हेल्ड द पेपर इन माय हैंड मैंने साथ साथ उसको एक बार बस ऐसे ही ग्लांस करा एंड आई सॉ कि 22 वाला पेपर का एथिक्स तो बहुत ही लंबा था उसमें केस स्टडीज एक एक पेज की थी और मतलब हर एक क्वेश्चन के 5-5 सब पार्ट्स दिए थे तो मैंने कहा ये तो पेपर ऐसे खत्म नहीं होगा सो फ्रॉम द गेट गो मैंने फुल स्पीड से पेपर स्टार्ट करा था आई डिडंट टेक एनी टाइम टू सेटल इन सो मेरा प्लान था कि मैं 1.5 आवर में अपने 13 क्वेश्चंस कर लूँगा 1.5 आवर्स में आई विल डू माई केस स्टडीज सो मैं हमेशा ऑर्डर में चलता था कि पहले वो वाले क्वेश्चन कर लीजिए जो स्टार्टिंग वाले क्योंकि केस स्टडीज जो है उनका मेरे दिमाग में टेम्पलेट फिक्स्ड है ना और उनका मोर और लेस सोल्यूशन 2-3 का तो सेम सा भी निकल जाता है कई बार थोड़े रेपिटेटिव भी हो जाते हैं सो मैंने कहा केस स्टडीज में इसलिए बाद में करूंगा पहले स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चंस करते हैं तो चलो कर लिए मैंने आई थिंक 10 क्वेश्चंस कर लिए 3 छोड़ दिए सो आई वाज अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स मैंने कहा कोई बात नहीं देन आई स्टार्टेड डूइंग माई केस स्टडीज एंड केस स्टडीज का तो मैं जैसे मेरा जल्दी क्यों होता है क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ केस स्टडी को फर्स्ट टाइम ही तो साइड में डब्बा बना के सारे स्टेक होल्डर्स लिख देता हूँ चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे हैं तो अब मेरे को दोबारा केस स्टडी पढ़नी नहीं है बिकॉज आई हैव रिटन द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स सो आई जस्ट हैव द स्टोरी इन माई माइंड और इट इज ईजी जब भी व्हेनेवर आई एम मेकिंग प्रो कॉन्स लिस्ट तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन ये ऑप्शन है प्रोस कॉन्स बस एक एक स्टेक होल्डर को या तो प्रो है या कौन है सो दैट बिकम्स नॉट ईजी तो ऐसे ऐसे करके यू हैव टू फिल ऑल द पेजेस मेरे तो जैसे 50 पेजेस हैं अगर एग्जाम में शायद 52 ही हैं तो मैं सारे एंड तक 2 and 2 भर के आया था कि ऐसा नहीं लगना चाहिए पे भी कि मैंने खाली छोड़ा है ये वाली वो पूरा भरने वाली आई थिंक टेंडेंसी मेडिकल साइंस से भी आई होगी थोड़ी बहुत ऐसे हाँ मतलब जो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेडिकल साइंस वाले कंज्यूम करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं मुझे लगता किसी और स्ट्रीम में नहीं होती मतलब वो तो है सर क्योंकि वहाँ पे मतलब सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे होते हैं इनफैक्ट द ऑप्शनल वाज अ नाइट में क्योंकि काफ़ी पूरे MBBS का एक दिन में करना था हाँ एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइज अगर मेडिकल साइंस वाले कोई देख रहे हैं कि यू रिकंसिडर टेकिंग मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शनल बिकॉज मतलब सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रो आर अ लॉट बेटर वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मेडिकल साइंस की पूरे 5 साल का एक दिन में एंड इवन दो मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था माई मार्क्स वर नॉट एज ग्रेट एंड दिस इज द जनरल ट्रेंड because medical science में the highest marks I think in our year went 285 284 so that's not its Yeah. highest 253 है so I was expecting 280 to be honest minimum because I knew the exact whole paper मतलब अच्छा था काफी पेपर it was easy also not that tough but ठीक है so I इतना ज्यादा देते नहीं है वो इसमें so medical science is not a scoring optional so मतलब मैंने मेरे मेरे काफी friends ने भी दिया है and they have got like 220 also 230 also हाँ 240 also so फिर मतलब it's not a great optional per se नॉट लाइक सुपर स्कोरिंग ऑप्शनल जो आपका हो ही जाएगा तो अगर शायद वो बट कीमैट के साथ साथ तो आई हैड टू बी सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यही है वैसे देते इंटर्नशिप के साथ मेडिकल साइंस के साथ मन करा यूपीएस करना यूपीएससी करना और ये निकल जाए और फिर रैंक इतनी अच्छा ये सब बड़ा कम होता है और ऑब्वियसली इसके होने के पीछे बहुत सारी इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर हुई आई एम श्योर अबाउट दैट और वो अनफॉर्चुनेटली जो थोड़े से हिडन एलिमेंट्स होते हैं ना वो नहीं समझ में आते जब तक उनको एक्सप्लिसिटली ना बताया जाए व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी गिवन दैट यू वर सो बिजी विद योर इंटर्नशिप एंड योर ड्यूटी एज अ डॉक्टर So current affairs had always been my weakest spot, I would say, because I didn't get the time to read the newspaper daily. है ना कि रोज आराम से न्यूज़पेपर पढ़ लिया एंड इवन इफ आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर आई एम नेवर मेकिंग नोट्स फ्रॉम इट तो ये मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग था कि कहाँ से किया जाए सो आई ट्राइड रीडिंग द न्यूज़पेपर घर पे रोज आता था बट पाइल अप हो जाता था वन फाइन डे चलो 3-4 पढ़ लिए है ना व्हेनेवर आई एम फ्री ऐसे या मोटा मोटा कभी फ़ोन पे चेक करने की कोशिश करी इन शॉर्ट्स वगैरह बट दैट इज नॉट सफाइस एट ऑल
सो फिर धीरे धीरे मंथली कंपाइलेशन पे रिलाई करने लग गया। फिर वो मंथली कंपाइलेशंस भी छूट जाती थी कि चलो इस बार इकोनॉमी का पढ़ लिया सिर्फ या इन्वायरमेंट का पढ़ लिया सिर्फ। दैट वाज अ लॉट ऑफ ट्रबल कि क्या किया जाए। फिर एंड में ईयरली कंपाइलेशंस भी मैंने ट्राई करी कि क्या है, बट मैंने ये देखा कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का सर्टेनली रोल है, बट मेंस में यू कैन चेरी पिक योर करंट अफेयर्स दैट यू वांट टू राइट, या कोई क्वेश्चन रैंडमली करंट अफेयर्स पे आ गया तो इट विल बी वेरी ब्रॉड, की पता ही होगा। जैसे अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आ गया था मेन, जेम्स वेब पे यार, हाँ सो जेम्स वेब तो मतलब जो साइंस टेक का इट वाज अ सुपर न्यूज। इट वाज सुपर न्यूज। मेरे को मैंने प्री के लिए पढ़ा था बट मेंस तक मैंने उसे रिवाइज नहीं करा था, तो मैं वहां पे भी फंस गया था कि अब मैं क्या करूं। मैंने रैंडम डिफरेंस का टेबल बना दिया हबल और जेम्स वेब के बीच में डिफरेंशिएट करके, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन इसकी इतने टाइम्स ज्यादा है, इसका ऑक्टागोनल पैटर्न है, कुछ भी मैंने बना के 10-12 पॉइंट बना दिए एंड दे वर ऑल राइट आई फील। सो मतलब जैसे मोटे मोटे मेंस के लिए हमें पता चल जाएंगे, बट प्री के लिए हाँ करंट अफेयर्स इज अ बिग वो। बट अगेन अगर स्टैटिक आपको बहुत स्ट्रांग है देन आई स्टिल फील कि करंट अफेयर्स के अगर थोड़े कम भी आते हैं, अगर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं मैं हर जगह से सब कुछ पढ़ जाऊं तब भी मुझे शायद 10 या 12 आते हो। ये स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करने वाली भी बहुत जरूरी चीज है। और जो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करने वाली जितने भी मेरे कॉन्वर्सेशन हुई हैं, आपके बैच के, आपसे एक बैच सीनियर एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं अभी लास्ट ईयर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम गॉट इनटू आईपीएस आईआर, इस बारी भी इंटरव्यू देंगे तो वो बार बार यही बात निकल के आती है और फिर मैं भी स्ट्रेस करता रहता हूँ, बट समटाइम्स पीपल नीड टू हियर इट फ्रॉम पीपल लाइक यू कि वो स्टैटिक पे ही सारा गेम चलता है प्रीलिम्स का। और एक एक बंदा जिससे मैंने बात करी है, हर कोई यही बोलता है कि उसको रगड़ के रट के घिस के जाते हैं 15-15 बारी पढ़ के, ताकि उसमें से कोई गुंजाइश नहीं हो। इज दिस ऑल्सो ट्रू अकॉर्डिंग टू यू? यस आई फील स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा कोई सप्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मीकांत आपको 10 बार पढ़नी ही पड़ेगी, स्पेक्ट्रम के आपको नोट्स कुछ चीज़ों के बनाने पड़ेंगे, स्पेक्ट्रम अच्छे से मार्क करके आपकी बुक ऐसी होनी चाहिए कि उसका कवर ही फट गया हो, मतलब इससे आपका वो होना चाहिए। मतलब इसका तो कुछ नहीं है कि ज्योग्राफी की शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए तो वो शॉर्ट नोट्स आपको पूरे याद होने चाहिए। और वो जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आप सप्लीमेंट कर दो, और अगर कोशिश कर सकते हो तो सप्लीमेंट एक ही जगह कर लो सारे। एक ही जगह कर लो सारे, एंट्री ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं जो एंट्रीज होते चले जा रहे हैं ना। बिल्कुल। जो शॉर्ट नोट्स हैं, कोई टेस्ट में गलती होगी वहां पे भी ऐड कर लिया, कोई नया वैसी स्निपेट कहीं से मिल गया ऐड कर लिया, एनसीईआरटी से, नोट से, जो बुक के स्टैंडर्ड उससे। तो मतलब या स्टिकी नोट्स लगा लो बुक के अंदर या डू व्हाटएवर, बस जस्ट ट्राई टू कंपाइल देम एट वन प्लेस। एंड ऑफ कोर्स द रेपिटेशन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। एक बार से जब खुद आपने अमेलगमेट करके शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, उनको पढ़ना भी इजी होता है। फर्स्ट रीडिंग में मैं पूरा पढ़ूंगा, सेकंड रीडिंग में मैं 50% ही पढ़ूंगा, मुझे आधा याद है, थर्ड में सिर्फ 33% मुश्किल रह गया, फोर्थ में 25 रह गया। तो ऐसे करके आफ्टर 1 पॉइंट की मैं शायद उस पूरे सब्जेक्ट को आधे दिन में रिवाइज कर सकता हूँ। व्हेन पीपल स्टार्ट टू अक्यूमुलेट इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो रिवाइजेबल नहीं होती। रिवाइजेबल नहीं होती। ये एक एडवाइस मैं देता हूँ, पता नहीं कितना सेंस बनाती है लोगों को। एक तो सरफेस एरिया थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए नोट्स का ना, इट मैटर्स। अगर सरफेस एरिया पेज का कम है तो मैं तो पेज फोल्ड कर देता था और छोटा लिखता था, और जितना भी उसका था कंडेंस करता था उसको। लुक, तो नॉट द मोस्ट, नॉट द डीपेस्ट इनसाइट, बट फॉर मी इट मैटर्ड। स्पेशली ये सब एरियाज जहाँ इंटरकनेक्शन चाहिए होते थे, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में मुझे चाहिए होते थे, और था भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरा तो। अब फिलोसफी इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिंग्विस्टिकली एंड कंसेप्चुअली ऑल्सो। तो जब एक दो पेज पलट के मेरे को हर चीज दिख जाती थी एक जगह, तो आई वाज एबल टू मेक सर्टेन कनेक्शंस। बिल्कुल। आप भी ऐसा करते थे? बिल्कुल सर, इसमें ना सर यही एक दिक्कत मेरे को लोगों ने भी बोली कि जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने बैठते हैं ना, तो हम सारा कुछ ही लिख देते हैं। सो फिर वो हम पूरा सारा कुछ ही लिख देते हैं तो हमें लगता है यार मैंने नोट्स क्यों ही बनाए। बट विद टाइम द मेन टास्क इज टू विटल देम डाउन। धीरे धीरे कम करो, धीरे धीरे कम करो, एंड एक टाइम के बाद हम खुद ही लाइंस के बीच में पढ़ लेंगे कि क्या लिखा, लाइक यू आर सेइंग। सो बिल्कुल वही बात है। और जब नोट्स आप बनाते हो अपने खुद के, सपोज आपने सबसे पहले तो फर्स्ट यू नीड टू कंज्यूम, देन यू नीड टू ऑर्गेनाइज, कंडेंस, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ एनकोड। नोट्स बेसिकली एनकोडिंग होती है आपके दिमाग की, आपके दिमाग में जो गया है वो एनकोड होकर निकल रहा है, बट सबसे पहले तो दिमाग में जाना चाहिए क्लैरिटी के साथ। उसके बाद आपकी एनकोडिंग ठीक होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी एनकोडिंग का जो थंब रूल है ना कि एनकोडिंग क्या हो रही है। सो आई थिंक व्हेन पीपल मेक नोट्स, सम ऑफ देम, नॉट ऑल, आर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू यूज इट एज रिटेंशन. It isn't retention, I think it's encoding. Encode so you condense. बिल्कुल, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट कैन नॉट बी फास्ट, एंड तभी रेपिटेशन जरूरी है कि बेसिकली इम्प्रेस करना है हमने उसे, rather than एक बारी में ग्रास्प करना है। ठीक बात है। और धीरे धीरे जुड़ता है वो, और उसके बाद नहीं सकते अच्छे नोट्स बने हो तो फिर आपस के कनेक्शन बड़े ऑब्वियस हो जाते हैं उसमें। इंटरलिंकिंग लास्ट स्टेप है हमारा। जब हमारा सारा कुछ ये हो जाता है, हम लोग पर सब्जेक्ट बढ़िया बन चुके हैं, फिर जिस पॉइंट पे इंटरलिंकिंग होगी उस पॉइंट पे फिर मेंस नहीं रुकेगा। आपने मेंस के बारे में भी बहुत अच्छा बताया कि लगभग 100 क्वेश्चंस आप हर एक सब्जेक्ट के करके रहे, 5 फुल FLTs, फुल लेंथ टेस्ट आपने हर सब्जेक्ट के करे, और आई ऑल्सो एग्री कि इतना बहुत है, इतना हाथ अगर चला लिया तो
मेंस में आपका हाथ रुकेगा नहीं एट द वेरी लीस्ट. वन क्वेश्चन आदित्य आई हैव इज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रोल ऑफ लक इन दिस एग्जाम? सर आई फील कि लक का रोल तो है. मतलब आई फील कि मेहनत से यू गेट इन द लिस्ट बट लक से यू गेट द सर्विस. इतना तो रोल है पक्का. मतलब वन डे इंटरव्यू में आपने कोई एक छोटा सा मिसटेप ले लिया जो आपको नहीं पता, यू कैन गो ऑल द वे फ्रॉम 180 टू 150. मेंस में आपका एक एग्जाम में कंसंट्रेशन कम था, आपके 4 क्वेश्चन छूट गए और आपका साल भी जा सकता है ना. प्री में आपके 2 क्वेश्चन गलत मार्क हो गए या फिर यार आपका उस टाइम दिमाग नहीं चला और कट ऑफ से एक आधे नंबर से रह गए. तो लक का रोल तो हर लेवल पे है और रहेगा. सही बात, सही बात. जस्ट कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन एंड आल्सो द फाइनल स्टेज इन इंटरव्यू, इसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करी? बहुत अच्छा स्कोर है आपका. और व्हाट हैपेंड व्हेन यू वेंट इनटू दैट रूम? एनीथिंग रिमार्केबल और एनीथिंग दैट स्टूडेंट्स शुड नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस? सर फर्स्ट थिंग इज़ कि जब हम लोग स्टार्टिंग में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग आंसर्स ना बड़े एनजाइटी में देते हैं, रैपिडली देते हैं, पैनिक होकर देखते हैं. तो फिर मतलब धीरे धीरे करके वो मैंने इंप्रूव कर लिया है. गे 5-6 मार्क्स है ना, दैट वाज फाइन. बाकी मुझे एक बात तो पता थी कि हमारे वैसे वाइवास वगैरह काफ़ी होते थे, सो आई वाज ओके अबाउट इट. बट कि अगर क्वेश्चन नहीं आता तो नो बोल दो, है ना. देयर इज़ नेवर एनी कि शर्म की कोई बात नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, बिकॉज इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, पीटी. इट इज़ नॉट अ नॉलेज टेस्ट. अगर मेरे को नहीं पता ओलंपिक में इसका गोल्ड मेडल किसका है तो फिर मैं बोल दूंगा कि सॉरी सर आई डोंट रिकलेक्ट दिस एट द मोमेंट. खत्म बात. चाहे 4 लाइन में 4 क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरे को उनके दिमाग में मेमोरी रखनी है कि जो क्वेश्चन मुझे आता था मैंने बताया है. बीटिंग अराउंड द बुश वाली इमेज में नहीं चाहता अपनी वहाँ पे. एंड मोस्ट लाइकली अगर मैंने नो बोल दिया और वो आगे मूव ऑन करके वो भूल ही जाएंगे थोड़े टाइम बाद, है ना. सो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाली इमेज होनी चाहिए वहाँ पे कि अच्छा था. सो मेरे साथ तो थोड़ा सा वो हुआ कि 3:45 का टाइम था जब मेरा इंटरव्यू हुआ. एंड आई एंटर्ड द बोर्ड रूम. वहाँ पे सारा पैनल बैठा था. सो चेयरपर्सन ने कहा, तो मैंने सबको विश करा गुड आफ्टरनून, क्योंकि 3:45 आई थॉट कि ठीक है आफ्टरनून होगा. रिस्पॉन्स में चेयरपर्सन ने मुझे कहा गुड इवनिंग आदित्य, प्लीज हैव अ सीट. सो मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा अनसेटल कर दिया कि न्यू मैंने आफ्टरनून बोला, मुझे इवनिंग बोल दिया. डर लाइक कि ठीक है कहीं आफ्टरनून है कहीं इवनिंग है. सो मैं बैठ गया अपना रिलैक्स्ड. सो उन्होंने फिर क्वेश्चन शुरू करे. सो उनका मेन कंसर्न तो फॉर एनी डॉक्टर जो है यहाँ पे कि वाई यूपीएससी पे ही आती है बात. सो यू बिल्ड योर ओन आंसर. इट शुड नॉट बी फेक, इट कुड बी जेन्युइन. बिल्कुल अच्छे से बताओ कि यार ये रीजन है, मुझे ये लगा तो इसलिए ऐसा है. उसके ऊपर ही मेक और ब्रेक होता है. आई हैव सीन पीपल जो गए हैं वहाँ पे और एंड में चेयरपर्सन ने बोला यू हैव वेस्टेड 1 सीट और भेज दिया एंड गिवन 120. सो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन. उसके बाद वो एक केस स्टडी पूछते ही हैं. जैसे मेरे से पूछा था कि आप एक एरिया में हो जहाँ पे आपके पास फंड सिर्फ एक चीज़ के लिए हैं. एक विलेज है जहाँ कुछ भी नहीं है मोरलेस. एक स्कूल बनाओगे, एक पीएचसी बनाओगे या एक रोड बनाओगे. एक ही चीज़ बना सकते. Few, this is weird. They asked me exactly the same question. हाँ. हाँ, मेरे को बोला था कि यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. मेरे सामने एक वो था, पेंसिल और पैड सा था. मुझे बोला था कि आपके पास 4 चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर और एक और चीज. इसको एलोकेट करो और बताओ क्यों एलोकेट किया है. ओके. फिर व्हाट हैपेंड? फिर इसके बाद इसका कोई ना करेक्ट आंसर भी नहीं है, कोई गलत आंसर भी नहीं है. मतलब वट एवर यू फील. सो मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोचा रोड बोल दूं. फिर मेरे को लगा आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन इकोनॉमिक माइंडेड पर्सन. फिर मैंने कहा मैं अगर पीएचसी बोलूंगा तो ये बोलेंगे ये अपने हेल्थ के पीछे पड़ा हुआ है. सो आई डिसाइड टू एंड अप विद स्कूल. फिर उन्होंने बोला कि स्कूल क्यों आप बनाओगे, मतलब अभी तो रोड भी नहीं है, स्कूल बनेगा कैसे. सो फिर मैंने कहा कि मैम जैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जैसे वहाँ पे घर बना है, स्कूल के लिए हमें कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए. बस एक टीचर चाहिए, बच्चे चाहिए और स्कूल हो जाता है. और मैंने कहा प्लस मैम अगर रोड हम लोग नहीं बनाएंगे भी तो फिर तो वो स्कूल के थ्रू ही तो उनको अवेयरनेस मिलेगी कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है ना, तभी वो बाहर जाने की इच्छा भी करेंगे. अगर वो बिना करे बाहर जाएंगे तो माइग्रेंट लेबर ही बन जाएंगे, है ना. तो फिर प्लस इतने एजुकेटेड और अवेयर हो जाएंगे तो खुद प्रेशर डलवा के रोड भी बनवा देंगे, है ना. सो ऐसे करके बस अपने आंसर का आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, है ना. चाहे आप हॉस्पिटल बोल दो, रोड बोल दो, कुछ भी बोल दो, बस आंसर होना चाहिए बढ़िया. हाँ, पर मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर है एजुकेशन ही है. करेक्ट आंसर इसका. अगर कोई आपको पोस्ट करता है इस टाइप का रिसोर्स एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रीकर्सर तो हर चीज का एजुकेशन ही है. उसको जस्टिफाई करना पर सबसे आसान ही है, आई वुड से. हाँ एजुकेशन ही है. जनरली हमारे लिए भी एजुकेशन ही है सबसे ज़्यादा, कि हाँ, मेडिकल एजुकेशन से यूपीएससी तक सब एजुकेशन से ही हुआ. एजुकेशन ही है इनफैक्ट. वही तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और तभी ये सब बातें भी हो रही हैं. और वही आई थिंक लैकिंग भी है, क्योंकि जिस लेवल पे एजुकेशन मिलती है लोगों को हमारे देश में, उसमें इक्विटी का वो है नहीं कोई इक्वेशन ना. दैट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन टू डिफरेंट पीपल. और उन दोनों में फिर एक्सेप्शनल लेवल पे जितने भी हैं उनका इतना हार्ड कंपटीशन होता है. आई थिंक ऑल दोज थिंग्स एड अप और कुछ हद तक एडवांटेज मिलती है. जैसे दैट्स हाउ स्टार्टेड विद दैट इशू ऑफ लैंग्वेज, व्हिच आई थिंक इज अ क्रिटिकल फैक्टर. बट
Yes, anyway, those are just thoughts. So this was very interesting, Aditya. Anything you would like to add from your side you want to tell students? Please do. बस सर आई जस्ट वांट टू से कि मतलब वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट वन सेल्फ कि यार नहीं निकलेगा, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव बिकॉज दैट वाज द की फॉर मी ऑल्सो. कभी कोई मेरे से पूछता था, बोलता है यार निकल जाएगा, लेट्स सी, मेहनत तो कर ही रहे हैं. मैंने कभी ये नहीं बोला कि यार ये पेपर बहुत मुश्किल है. कंपटीशन को मत देखो. 95% एस्पिरेंट्स की केस नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जोश से नहीं कर रहे हैं वो. ORN में रहना इन इटसेल्फ भी कोई वो पैरामीटर नहीं है कि हम अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं. वहाँ पे रह रहे हो, इट्स वर्किंग आउट फॉर यू रियली गुड. बट अगर आपके पास नहीं है रिसोर्सेज वहाँ जाने के लिए, आपको लगता है कि मेरा घर पे ज़्यादा बेटर तैयारी होगी, प्लीज स्टे एट होम एंड प्रिपेयर, है ना. एंड थर्डली मेरे को ये लगता है बस कीप योर सोर्सेज लिमिटेड. बस अपना एक बार स्टिक हो जाओ एक चीज़ पे. डोंट कम इन टू द एडवाइस कि यार ये 4 किताबें और पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएंगे. क्वेश्चन आपको एंड में खुद ही फिगर आउट करने पड़ेंगे वहाँ पे जाके. ये बुक्स भी सिर्फ एक तरीका है कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यार आपने पढ़ लिया. सो अच्छे से ये तीनों चीज़ें मेरी प्लीज़ याद रखना. एंड जस्ट सर ऑल द बेस्ट एवरीबडी, एंड आई होप दैट it was useful in some manner. Oh yes, no doubt about it. Thank you for being so honest and so forthcoming. We appreciate it. Thank you, Aditya. That's it. Thank you and all the best. And we have no doubt that you're going to be a great officer. And hopefully, what you said about you using your medical science pedigree into the administration is also something I would love to see. So, if I'm correct, you have Punjab cadre. Yes, sir. Oh, wonderful. I have friends Okay. who are your seniors. But okay, that's good. Always good. So we'll probably end up meeting kahin na kahin. Certainly, sir. Looking forward for that. ठीक है. Thank you, Aditya. Thank you so much, sir. No, okay, sir.